नमस्कार। सोच के देखिए, एक कंपनी जो ऑनलाइन किताबें बेचती थी, वो कपड़ों की दुनिया पर कैसे छा गई। आज हम समझेंगे उसी रणनीति को जिसने अमेज़न को फैशन का बेताज बादशाह बना दिया। तो चलिए सीधे नंबर्स की बात करते हैं। अमेरिकी फैशन मार्केट में अमेज़न का जो दबदबा है, वो सच में हैरान करने वाला है। 2024 में इसकी सेल्स वॉलमार्ट से सीधी डबल थी। ये आंकड़ा ही अपने आप में सब कुछ बता लेता है। और अब ये नंबर देखिए, 13%। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि 2024 में अमेरिका में बिकने वाले हर 10 कपड़ों में से एक से ज्यादा अकेला अमेज़न बेच रहा था। इससे उनकी मार्केट पर पकड़ का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये हुआ कैसे? एक टेक कंपनी जो शुरू में सिर्फ किताबों के लिए जानी जाती थी, उसने फैशन के पूरे साम्राज्य को कैसे जीत लिया? यही वो गुत्थी है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अमेज़न के इस पूरे फैशन ब्लूप्रिंट को एक एक करके समझते हैं, वो स्ट्रैटेजी जिसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। देखिए, ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी। ये एक बहुत सोची समझी सालों की प्लानिंग थी। शुरुआत हुई 2012 में, जब बड़े बड़े ब्रांड्स को प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की गई। फिर कस्टमर डेटा का इस्तेमाल किया गया और 2022 आते आते 100 से भी ज्यादा खुद के ब्रांड्स बना लिए गए। हर एक कदम बिल्कुल नापा तोला था। इस पूरी स्ट्रैटेजी को ना हम 3 आसान हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, जो पहले से मार्केट में जमे जमाए ब्रांड्स हैं, उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर लाना। दूसरा, अपने सबसे बड़े हथियार यानी कस्टमर डेटा का पूरा इस्तेमाल करना। और आखिर में तीसरा स्टेप, मार्केट में जहां भी कमी देखे उसको भरने के लिए अपने खुद के ब्रांड्स यानी प्राइवेट लेबल्स की एक पूरी फौज खड़ी कर देना। और यही वो जगह है जहां अमेज़न ने अपनी टेक पावर का असली इस्तेमाल किया। उनके पास लोगों की पसंद नापसंद का इतना बड़ा डेटा था कि वो हर कस्टमर को एक पर्सनल शॉपिंग एक्सपीरियंस दे सकते थे। और ये एक ऐसी चीज थी जिसका मुकाबला कोई पुराना रिटेलर कर ही नहीं सकता था। अब ये प्राइवेट लेबल क्या चीज है, ये समझना जरूरी है। आसान भाषा में ये वो ब्रांड हैं जो अमेज़न के अपने हैं और सिर्फ उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर बिकते हैं, जैसे कि अमेज़न एसेंशियल्स या अमेज़न बेसिक्स। ये उनकी स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था। और इन ब्रांड्स को लॉन्च करने में भी अमेज़न ने बहुत स्मार्ट तरीका अपनाया। उन्होंने हाई फैशन की जगह आम जिंदगी में रोज इस्तेमाल होने वाले कपड़ों पर फोकस किया। ऐसी चीजें जिनकी डिमांड हमेशा रहती है और जिनके लिए कस्टमर बार बार वापस आता है। तो अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। अमेज़न और जो बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स थे, उनके बीच का जो कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता था, उस पर। शुरू में बड़े फैशन हाउसेस ने अमेज़न से दूरी बनाई। नाइकी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को यह डर था कि अमेज़न पर आने से उनके ब्रांड की वैल्यू कम हो जाएगी, उनका कंट्रोल चला जाएगा। इसीलिए वो प्लेटफॉर्म छोड़कर चले गए। तो यहां एक बहुत ही दिलचस्प कश्मकश थी। ब्रांड्स ने प्लेटफॉर्म इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें अपनी इमेज की चिंता थी। लेकिन फिर वो वापस क्यों आए? क्योंकि उन्होंने देखा कि अमेज़न पर उनके प्रोडक्ट्स अनऑथराइज्ड सेलर्स बेच रहे हैं। और इससे निपटने का एक ही तरीका था, खुद उस मार्केट में उतरना जो सबसे बड़ा बन चुका था। और बस यही था टर्निंग पॉइंट। अमेज़न मार्केट के रूप में इतना बड़ा हो गया कि उसे इग्नोर करना, उसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी नामुमकिन हो गया था। यह एक ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स बन गया जिससे पूरी इंडस्ट्री खिंची चली आई। तो चलिए अब देखते हैं अमेज़न की इस जीत का आखिरी चैप्टर, उनका हाई फैशन यानी लग्जरी मार्केट में एंट्री करने का बड़ा कदम। रोजमर्रा के कपड़ों के बाद अमेज़न ने लग्जरी मार्केट पर अपनी नजर जमाई। 2020 में उन्होंने लग्जरी स्टोर फ्रंट लॉन्च किया और 2025 में सैक्स फिफ्थ एवेन्यू के साथ एक ऐतिहासिक पार्टनरशिप की। इस एक कदम ने उन्हें हाई एंड फैशन की दुनिया में जबरदस्त क्रेडिबिलिटी दिला दी। और इस स्ट्रैटेजी की सफलता का सबूत आज विवियन वेस्टवुड, डोल्चे एंड गबाना जैसे दुनिया के बड़े से बड़े नाम अमेज़न के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। और इस पूरी जीत का अंजाम $70 बिलियन से भी ज्यादा। जी हां, ये अमेज़न के कपड़ों के बिजनेस की वैल्यूएशन है। ये नंबर ही उनकी सक्सेस का पैमाना बताता है। तो एक आखिरी सवाल, आम कपड़ों से लेकर लग्जरी तक फैशन के हर इलाके को जीतने के बाद अमेज़न के इस फैशन साम्राज्य के लिए अगला फ्रंटियर, अगला टारगेट क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में पूरे फैशन इंडस्ट्री की दिशा तय करेगा।